मॉर्निंग एवरीवन। मैं MLS गवर्नमेंट PG गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर से डॉक्टर मृणाली चौहान और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ जीन। इन रिजल्ट से जो मॉर्गन के रिजल्ट रहे, इन रिजल्ट से थोड़े भिन्न रिजल्ट स्टूटीवेंट नामक साइंटिस्ट को अपने प्रयोगों में मिले। अब स्टूटीवेंट ने जो अपने प्रयोग करे थे वो ड्रोसोफिला मक्खी की बार आइस पे करे थे। ड्रोसोफिला क्योंकि एक इंसेक्ट है इसलिए उसकी आइज कंपाउंड प्रकार की आइज है और कंपाउंड आइज होने के कारण उसकी आइज में कई सारे फैसिट्स या फलक दिखाई देते हैं। स्टूटीवेंट ने क्या पाया कि ड्रोसोफिला के वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला में, वन्य प्रारूप ड्रोसोफिला में फैसिट्स की संख्या 779 होती है। इसी की बार लोकस में यदि उत्परिवर्तन होता है तो बार लोकस में होने वाले उत्परिवर्तन फैसिट्स की संख्या को कम कर देते हैं। यदि यह उत्परिवर्तन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो फैसिट्स की संख्या 358 तक रह जाती है, लेकिन यदि होमोजाइगस बार उत्परिवर्तन हुए हैं तो फैसिट्स की संख्या 68 तक रह जाएगी। इस प्रकार बार एलील जितनी बार आ रही है, जितना आएगी उतना आइज में फैसिट्स की संख्या को कम कर देगी। अब क्योंकि बार जो एलील है वो वाइल्ड टाइप में म्यूटेशन के द्वारा बनी है और प्रकृति में रिवर्स म्यूटेशंस भी होते हैं, प्रकृति में वापस से इस प्रकार की संभावना है कि बार आई वापस से म्यूटेशन करके वाइल्ड टाइप आई का फॉर्मेशन करे और ये सामान्य रूप से हुआ और स्टूटीवेंट ने इस चीज को देखा भी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, जो कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी 16,000 में से कोई एक ही होती है, तो इस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रही। लेकिन स्टूटीवेंट ने क्या पाया, उसकी मक्खियों में अचानक से एक ऐसी मक्खी भी आ गई जिसके में फैसिट्स की संख्या होमोजाइगस बार से भी कम थी, 68 से भी कम थी। अब इस मक्खी को नाम अल्ट्रा बार दे दिया क्योंकि फैसिट्स की संख्या और कम है, पर ये अल्ट्रा बार आई कहां से? दूसरी बात, जब कभी भी अल्ट्रा बार प्रकट हुई तो उसके साथ साथ उसी अनुपात में वाइल्ड टाइप की भी मक्खियां प्रकट हो गई। बार के में बराबर की मात्रा में अल्ट्रा बार और वाइल्ड टाइप की मक्खियों का होना इनके मध्य रिकॉम्बिनेशन की एक संभावना दर्शाता था और यहाँ पर म्यूटेशन नहीं होने की भी संभावना थी क्योंकि म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी 16,000 में से कोई एक थी, जबकि यहाँ पर जो ये फिनोमिना आ रहा था ये इस फ्रीक्वेंसी से भी बहुत कम आ रहा था। इसलिए स्टूटीवेंट ने इस बात को का अंदेशा मानते हुए कि यहाँ कहीं कोई रिकॉम्बिनेशन का फिनोमिना काम कर रहा है पर कुछ अलग तरीके से हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए एक हाइपोथेसिस विकसित करी जिसे अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की हाइपोथेसिस कहा गया। अब अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर क्या है? जब कभी भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो ऐसी स्थिति में दो समजात गुणसूत्र अपना भाग बराबर मात्रा में एक्सचेंज करते हैं। ये बात मॉर्गन की थ्योरी के अनुसार थी कि पुनर्संयोजन हो रहा है तो एक समजात गुणसूत्र दूसरे समजात गुणसूत्र को बराबर मात्रा में अपना भाग देगा और दूसरा पहले वाले को उसी अनुपात में अपना भाग देगा। लेकिन स्टूटीवेंट ने माना है कि यदि अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक समजात गुणसूत्र दूसरे को अधिक भाग देगा जबकि दूसरा वाला पहले को कम भाग दे, वह अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होगा। और इस अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए या एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने के लिए उसने मार्कर जीन्स का इस्तेमाल करा। अब मार्कर जीन्स क्या है? ऐसी जीन्स जिनके की प्रभाव को हम सामान्य रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सके, उन्हें मार्कर जीन कहते हैं। दो मार्कर जीन उसने इस्तेमाल करी और इन दोनों मार्कर जीनों को बार लोकस के दोनों ओर डाला, एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ। इस प्रकार से व्यवस्थाएं रखी गई कि क्रोमोसोम्स में जहां बार लोकस थी, एक समजात गुणसूत्र में एक जीन का वाइल्ड टाइप और दूसरे का म्यूटेंट हो तो दूसरे समजात गुणसूत्र में पहले का वाइल्ड टाइप और दूसरे का म्यूटेंट हो। ये जो दो जीन उसने इस्तेमाल करी, एक जीन पंखों में वेन्स के लिए थी, वाइल्ड टाइप वेन्स सामान्य थी, जबकि जो म्यूटेंट वेन्स थी वो फॉर्म्ड प्रकार की थी। इसी प्रकार ब्रिसल्स, पहला जो गुण था वो ब्रिसल्स का लिया, सामान्य ब्रिसल्स वाइल्ड टाइप के ब्रिसल्स सामान्य थे, जबकि जो म्यूटेंट थे वो फ्रॉग टाइप के थे।
इसी प्रकार से वेन्स का जो कैरेक्टर लिया, सामान्य वेन्स, वाइल्ड वेन्स सामान्य है, लेकिन जो म्यूटेंट वेन्स थी वो फ्यूज प्रकार की थी। तो एक गुणसूत्र ऐसा रहा जिसमें फॉग ब्रेसिस, बार आई और वाइल्ड टाइप वेन्स हैं। दूसरा ऐसा रहा जिसमें वाइल्ड टाइप ब्रेसिस, बार आई और फ्यूज्ड वेन्स हैं। अब यदि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो मार्कर जीन से हमें पता पड़ जाएगा। यदि क्रॉसिंग ओवर होता है तो मार्कर जीन्स के दोनों म्यूटेंट एक साथ होंगे और वाइल्ड म्यूटेंट्स एक साथ होंगे। ये लेकिन यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो ये अपने पेरेंट्स वाले ही कॉम्बिनेशन में अपने को मिलेंगे। तो स्टूटीवेन ने इस काम को करने में क्या चीज देखी, यदि क्रॉसिंग ओवर होने से होगा और मार्कर जीन्स क्रॉस का नया पुनर्योजन हमें मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन मिले और उसके साथ अल्ट्राबार या वाइल्ड टाइप प्रकट हो, अल्ट्राबार और वाइल्ड टाइप प्रकट हो रही है, तो निश्चित रूप से अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना यहाँ पे काम कर रहा है। और अपने जैसा उसने हाइपोथेसिस में दिया था इस तरीके का उसने अपने प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी मिले। जो संतति जनरेशन प्राप्त हुई उसमें मार्कर जीन्स रिकम्बाइन हुई, दोनों मार्कर की म्यूटेंट एक साथ मिले और उसके साथ में उसे अल्ट्राबार आई मिली मक्खी में। दूसरी मक्खियां इस तरीके की मिली जिसमें दोनों वाइल्ड टाइप की मार्कर जीन्स थी और वाइल्ड टाइप की ही आई थी। ये दोनों कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं थे, मतलब रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही था जो भी मार्कर जीन से स्पष्ट है, और रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ अल्ट्राबार और बार मिली, जैसा यहाँ पर और इधर दो जगह अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बताया, एफ बी बी और एफ यू एक साथ रिकम्बाइन करके एक साथ आ गए और यहाँ प्लस और प्लस एक साथ आए। यहाँ एस्ट्रिक्स के साथ में जो बी प्लस बताया गया है मीन्स यहाँ पर जो बार जीन थी वो अगले सूत्र में ट्रांसफर हो गई है। सिमिलरली ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही रहा जहाँ पर मार्कर जीन्स रिकम्बाइन कर गई और साथ में अल्ट्राबार और वाइल्ड टाइप भी प्रकट हो गए। तो इसका मतलब एक जीन दूसरी जीन को जरूरी नहीं है इक्वल मात्रा में अपना भाग देगी, रिकॉम्बिनेशन की बजाय के समय अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होगा। दूसरी चीज इस बात में ये देखें, यहाँ पर दो गुणसूत्र थे, समजात गुणसूत्र एक ही कोशिका में है, दोनों पर बी जीन है, मीन्स कोशिका में दो बार तो बी जीन है, बार जीन यहाँ पर है। इस वाली कोशिका की बात करें यहाँ भी दो बार जीन है लेकिन ये एक ही गुणसूत्र पर है, इसमें दो गुणसूत्र पर एक बार है और यहाँ पर एक गुणसूत्र में दो बार है, लेकिन इधर दोनों ही स्थिति में दो बार बी होने के बावजूद इस बार जीन की अभिव्यक्ति अलग अलग है। यहाँ ये अभिव्यक्ति बार के रूप में है जबकि यहाँ पर अल्ट्रा बार के रूप में। मीन्स जीन्स अपनी पोजीशन के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति बदलती भी हैं। एक साथ होना या एक ही गुणसूत्र पर साथ होने या दो अलग अलग गुणसूत्रों पर होने में भी कैरेक्टर के या फिनोटाइप में चेंज हो जाएगा, लक्षण में चेंज हो जाएगा। स्टूटीवेन के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे इन्हीं प्रयोगों का आगे अध्ययन सीबी ब्रिजेस के द्वारा किया गया। अब सीबी ब्रिजेस ने क्या पाया कि जो जिन लक्षण का या बार लक्षण का स्टूटीवेन अध्ययन कर रहा था वो बार लक्षण वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित 16A रीजन की पुनरावृत्ति से संबंधित होता है। ये रीजन जितनी बार रिपीट होता जाएगा उतनी बार फैसिट्स की संख्या को कम करता चला जाएगा। एक बार यदि गुणसूत्र पर उपस्थित है तो वाइल्ड टाइप देगा, दो बार उपस्थित है बार आई देगा, तीन बार उपस्थित है अल्ट्रा बार देगा। अब इसमें होमोजाइगस वाइल्ड, होमोजाइगस बार और होमोजाइगस अल्ट्रा बार यदि दोनों पर ऐसी ही स्थिति है, दोनों समजात गुणसूत्रों पर सेम स्थिति है, लेकिन स्थिति यदि ऐसी है कि एक समजात गुणसूत्र पर दो बार रिपीटिशन है और एक पर दूसरे समजात गुणसूत्र पर एक बार रिपीटिशन है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पर स्थित है। दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो बार आ रही है तो जो लक्षण है वो बार का रहेगा, लेकिन तीन बार आ रही है तो लक्षण अल्ट्रा बार का रहेगा। अब इसको और इसको कंपेयर करके देखें, यहाँ भी 16A रीजन 4 बार है और यहाँ भी 16A रीजन 4 बार है, लेकिन 4 बार में भी पोजीशन का डिफरेंस है। इस वाले में दो बार 16A रीजन एक गुणसूत्र पर, दो बार दूसरे पर है, लेकिन यहाँ पर 16A रीजन 3 बार एक गुणसूत्र पर है और एक बार एक गुणसूत्र पर है।
तो दोनों का जो लक्षण हुआ वो डिफरेंस हो गया, यहाँ पर लक्षण में डिफरेंस हो गया, इधर बार लक्षण है जबकि यहाँ पर अल्ट्रा बार वाला लक्षण है। मीन्स इस रीजन की पोजीशन के अनुसार लक्षण में चेंज हुआ। अब बात हम वापस से मॉर्गन वाली करें। मॉर्गन ने कहा था जीन एक लोकस पर स्थित है और अपने लोकस से वो स्थित होते हुए वो पॉइंट मास है और वहां से सारे अपने कैरेक्टर्स को नियंत्रित कर रही है। पर ये स्टूटीवेन द्वारा किए गए प्रयोग मॉर्गन के प्रयोगों से कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं। क्या अंतर रहा कि पहली चीज ये मान के इन प्रयोगों से सिद्ध है कि जीन एक पॉइंट मास नहीं है, जीन की अपनी डायमेंशन है, लंबाई है। 16A रीजन कितनी बार रिपीट हो रहा है, अपना स्थान ग्रहण कर रहा है, लंबाई अपनी शो कर रहा है। दूसरी चीज, जीन रिकॉम्बिनेशन की यूनिट नहीं है, विद इन जीन रिकॉम्बिनेशन हुआ, बार आई के मध्य में ही रिकॉम्बिनेशन होकर के हमें अल्ट्रा बार और वाइल्ड टाइप मिल रही थी। कोई अलग से जीन नहीं थी जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कर रही थी। तो जीन को हम रिकॉम्बिनेशन की यूनिट नहीं कह सकते, जीन के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। थर्ड थिंग, जीन पोजीशन इफेक्ट शो करती है, मीन्स यदि उसकी पोजीशन बदलेगी तो उसके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाला लक्षण भी बदलेगा। इसी तरीके का इफेक्ट जो कि वेरीगेटेड पोजीशन इफेक्ट कहलाता है, ड्रोसोफिला की आइज के कलर में देखा गया। ड्रोसोफिला की आइज में का जो कलर नियंत्रित करने वाला रीजन होता है वो रीजन गुणसूत्रों पर सेंट्रोमियर से काफी दूर स्थित होता है। ये इसमें जो आई का कलर वाइल्ड टाइप कलर होता है वो रेड कलर होता है। तो ये रीजन गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर से दूर स्थित है और वाइल्ड टाइप रूप में लाल रंग की मक्खी बनाएगा। अब जो सेंट्रोमियर के आसपास का रीजन होता है ये सारा रीजन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है, जबकि इस दूर वाला रीजन यूक्रोमेटिन रीजन है। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन किसे कहेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा भाग होता है जो कि एक्टिव रूप से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा हो, एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, जबकि यूक्रोमेटिन ऐसा रीजन है जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, अपना लक्षण प्रकट करता है। अब यदि ये वाइल्ड टाइप की जीन यहाँ सेंट्रोमियर से दूर है और रेड आई शो कर रही है, इस यहाँ पर दर्शाए गए 2 पॉइंट्स पे से इन पे हम यदि जीन का गुणसूत्र का इन्वर्जन कर दे, पलट के गुणसूत्र को लगा दे, तो ये आई की कलर को कंट्रोल करने वाला जीन यहाँ हेट्रोक्रोमेटिन के पास पहुंच जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन के पास पहुंचने से क्या होगा, आई की जो एलील है, जो मेन जीन यहाँ पर एलील उपस्थित है वाइल्ड टाइप की, वो आज का कलर रेड करना चाहेगी, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन इसे अपनी अभिव्यक्ति आसानी से नहीं करने देगा क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन खुद एक्टिव रीजन है और इसी के पास में जीन स्थित है। तो अल्टीमेटली दोनों के मिक्स प्रभाव से क्या होता है कि आई मॉटल्ड टाइप की होती है। मॉटल टाइप में उसमें कहीं कहीं पर लाल रंग होगा, कहीं कहीं पे सफेद रंग होगा। अगेन इस आई कलर की जीन की पोजीशन चेंज करने से उसके एक्सप्रेशन में चेंज आ गए, यहाँ रेड से यहाँ पर मॉटल्ड एक्सप्रेशन मिला। अगेन ये चीज सिद्ध कर रही है कि जीन पे अपना पोजीशन इफेक्ट रखती है, उसकी स्थिति को हम चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन चेंज होगा। इसी प्रकार के कुछ प्रयोग लुइस और ओलिवर नामक साइंटिस्ट के द्वारा ड्रोसोफिला पर करे गए। ओलिवर के जो प्रयोग थे वो आइस की शेप से रिलेटेड थे, जबकि लुइस के जो प्रयोग थे वो ड्रोसोफिला की आई के कलर से रिलेटेड थे। अब ओलिवर ने देखा नॉर्मल जो ड्रोसोफिला होती है उसकी आईज गोल होती हैं, लेकिन यदि उसके लोजेंजी लोकस पर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो आईज की शेप इलिप्टिकल होने लगती है। इस इलिप्टिकल शेप के या लॉजेंजी म्यूटेंट के कई सारे वेरिएशन होते हैं, हल्की इलिप्टिकल है या ज्यादा है, किस तरीके की इलिप्टिकल है उसके अनुसार कई वेरिएशंस हैं। तो ओलिवर ने 2 लॉजेंजी म्यूटेंट्स के मध्य क्रॉस कराया कि 2 म्यूटेंट्स के मध्य क्रॉस करा रहे होमोजाइगस म्यूटेंट्स हो तो अगली पीढ़ी हमें म्यूटेंट ही मिलेगी, लॉजेंजी ही मिलेगी। और उसके बाद भी यदि हम F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे तो क्योंकि पेरेंट्स उनके म्यूटेंट थे, अल्टीमेटली हमें अगली जनरेशन F2 भी म्यूटेंट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओलिवर को वाइल्ड टाइप की ड्रोसोफिला या वाइल्ड टाइप की आइज मिली। इसी प्रकार जब लुइस ने प्रयोग करे तो उसने 2 म्यूटेंट आई कलर के लिए लिए, एक वाइट म्यूटेंट और दूसरा एप्रिकॉट म्यूटेंट। अगेन
F1 जनरेशन में म्यूटेंट ही मिलनी चाहिए जो कि इंटरमीडिएट थी, और अगली जनरेशन में वाइल्ड होने की संभावना बिल्कुल 0 होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर उसे वाइल्ड टाइप मिली। 2 म्यूटेंट्स के क्रॉस से F2 जनरेशन में वाइल्ड टाइप होनी चाहिए। सेग्रीगेशन केवल एप्रिकॉट और व्हाइट के बीच का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसे वाइल्ड टाइप की आइज मिली, ना व्हाइट थी ना एप्रिकॉट के अलावा। अब वाइल्ड टाइप का आइज का मिलना, यहाँ पर हम एक बार वापस सोचें, जो 2 एलील्स और जीन्स के मध्य विभेदन के जो 2 टेस्ट थे, एक कंप्लीमेंटेशन टेस्ट और एक रिकॉम्बिनेशन टेस्ट। रिकॉम्बिनेशन टेस्ट के अनुसार वाइल्ड टाइप F2 जनरेशन में तब मिलता जब पुनर्योजन हुआ होता। यहाँ पर यदि वाइल्ड टाइप हमें मिल रहा है तो F2 जनरेशन में वाइल्ड टाइप का मिलना बोल रहा है कि कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, पुनर्योजन हो रहा है। लेकिन यदि पुनर्योजन हो रहा है तो लोजेंजी 2 या एप्रिकॉट और व्हाइट 2 अलग अलग जीन्स के द्वारा नियंत्रित कैरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि F2 जनरेशन में हमें वाइल्ड मिला तो मतलब 2 जीन्स शायद यहाँ पे काम कर रही हैं। लेकिन कंप्लीमेंटेशन टेस्ट कहता है कि F1 जनरेशन में यदि हम 2 अलग जीन्स की बात कर रहे थे तो F1 जनरेशन में ही कंप्लीमेंटेशन होकर के यहाँ पर हमें वाइल्ड टाइप कैरेक्टर मिलना था। तो या तो यहाँ पर कंप्लीमेंटेशन टेस्ट लागू नहीं हो रहा या यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन टेस्ट लागू नहीं हो रहा। 2 में से एक चीज गड़बड़ सी फील हो रही है। स्टार्टिंग में क्योंकि इस फिनोमिना की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो लुइस ने कहा कि ये है शायद 2 जीन्स हैं, लेकिन है ना ये 2 एलील्स हैं, लेकिन वो जीन की तरह रिकॉम्बिनेशन का शो कर रही है, तो उसने इसे नाम सूडो एलिलिज्म दे दिया था। लेकिन बाद के ये जैसे स्टूटीवैन के प्रयोग थे, उनसे पता पड़ा कि जीन्स में लेंथ है, अपनी डायमेंशन है, उसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो स्टूटीवैन वाले ही रिजल्ट्स को यहाँ पर अप्लाई करके जब देखा गया और सेम मार्कर जीन्स को अप्लाई करके इन लोगों ने प्रयोग करे तो पाया विद इन लोजेंजी क्रॉसिंग ओवर होती है ना। तो कंप्लीमेंटेशन टेस्ट तो यहाँ पे ठीक लग रहा है कि F1 जनरेशन में कंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो ये 2 एलील हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन वाला फीचर यहाँ पे लागू नहीं हो रहा, और कि 2 एलील्स के मध्य रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर 2 एलील्स के मध्य रिकॉम्बिनेशन हुआ। इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि LZ1 जैसे एक एलील है और LZ2 दूसरी एलील है, गुणसूत्र पर इनकी पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि एक पोजीशन नहीं है। तो क्रॉसिंग ओवर होकर के जो हमें अगले क्रॉस ओवर्स मिलेंगे उनमें से कोई संतति डबल म्यूटेंट होगी, जबकि कोई संतति वाइल्ड टाइप भी हो सकती है। तो इस तरीके से वाइल्ड टाइप का बनना यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को दर्शा रहा है और एलील्स के मध्य दूरी को भी दर्शा रहा है। जो एक ही जीन में 2 एलील्स का होना या दूरी पर 2 एलील्स का होना 2 जगह म्यूटेशन होने को भी दर्शा रहा है कि एक म्यूटेशन इस पोजीशन पर हुई, दूसरी म्यूटेशन यहाँ नीचे वाली पोजीशन पर रही। तो ओलिवर और लुइस के द्वारा करे गए इन प्रयोगों से अल्टीमेटली रिजल्ट ये रहा कि हम जीन को रिकॉम्बिनेशन की इकाई भी नहीं मान सकते, क्योंकि विद इन जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 एलील्स के मध्य रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। दूसरा, हम जीन को म्यूटेशन की भी इकाई नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही जीन के 2 म्यूटेंट्स अलग अलग दूरी पर हमें मिल रहे हैं।